Good morning students. Now we will discuss about the relative energy of atomic orbitals. ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट सब शेल में होते हैं और जो सब शेल होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं और हर ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी लेवल होता है। तो ऑर्डर क्या है, रिलेटिव एनर्जी, किसकी कम है एनर्जी, किसकी ज़्यादा है, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को हमने अलग क्यों स्टडी किया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास जो है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स दैट इज द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो एनर्जी लेवल जो है वो इस तरह से है, एनर्जी ऑर्डर जो है, सबसे कम एनर्जी, ये एनर्जी एक्सिस है, इस साइड को एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल की सबसे कम होगी 2s 2p की, देखो बराबर है, ठीक है, 2s 2p, 3s 3p 3d, इनकी बराबर है 4s 4d 4f की बराबर है, ठीक है। इसी तरह से दैट मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1s n की वैल्यू अगर बराबर है तो एनर्जी भी बराबर है फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन तो हम एक ही स्टडी करेंगे, बाकी तो सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्डर क्या होता है एनर्जी का, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर बीच में, ठीक है। ये हम स्टडी करेंगे बाद में वैसे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट बीच में आ जाता है जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और दूसरा आ जाएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, अब पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है, यह स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस में मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे सराउंडिंग में मैं क्लास का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आपने एक गोला बना दिया स्टूडेंट्स ने, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा गोला बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मान लो क्लास में, तीसरा गोला बनाया। तो जो मेरी इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा किसके साथ होगी, इसके साथ, ठीक है। उसके बाद इसके साथ थोड़ी इंटरेक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ और भी कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ये वाले जो अंदर स्टूडेंट हैं ये क्या करेंगे, बाहर वाले स्टूडेंट को शील्ड कर देंगे, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, शील्डिंग हो जाएगी बीच में, मतलब एक हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि अड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उनको क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे। तो जो न्यूक्लियस होगा उसका इतना इफेक्ट इसके ऊपर कम होगा एज कम्पेयर टू दीज एंड दिस, ठीक है। और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि मान लो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है किसी का भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत ही कोई शार्प बच्चा है, ठीक है, तो ध्यान कहाँ जाता है टीचर का, बार बार टीचर का ध्यान जो है उस बच्चे की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके साथ उसका कनेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। हर बच्चे के साथ होता है कनेक्शन, लेकिन जो शार्प बच्चा होता है उसके साथ, या फिर बहुत शरारती बच्चा है उसकी तरफ भी बार बार ध्यान जाता है टीचर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको कंट्रोल करना पड़ता है ना कि शरारत तो नहीं कर रहा है, कुछ बड़ा ज़्यादा टॉकेटिव है, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है उसकी तरफ। तो दैट मीन्स कि किस न्यूक्लियस के साथ कितना ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है। तो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और सबसे कम होता है एफ का। ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा, सबसे ज्यादा स्क्रीन किस इलेक्ट्रॉन की होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं ज्यादा, एफ सबसे ज्यादा करता है, उससे कम डी, उससे कम पी, और सबसे कम एस, ठीक है, सबसे कम करता है एस इलेक्ट्रॉन। एफ इलेक्ट्रॉन की जो हमने जो एफ ऑर्बिटल है उनकी शेप भी स्टडी, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं वो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट काउज करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। इन इलेक्ट्रॉन को यही शील्ड कर पाएगा ना, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये तो नहीं करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। मैं शील्डिंग भी यूज कर रही हूँ, तो दैट इज द सेम थिंग, इसका ऑर्डर है ये। तो ये तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ ये वाला प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके लिए ये वाले प्रोड्यूस करेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले नहीं करेंगे, ठीक है।
तो ये तो हो गया शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिनकी वजह से जो एनर्जी ऑर्डर है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या ऑर्डर होता है वो हम स्टडी करेंगे, वो आपको लर्न भी होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर जैसे हम टेबल याद करते थे ना छोटी क्लासेस में, एकदम से रट्टा लगा लेना, बिना रुके बोल लेना, वैसे आपने ऑर्डर याद कर लेना, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, 1s, ये एनर्जी ऑर्डर में लिख रही हूँ, 2s 2p, 3s 3p, 4s, ये ऑर्बिटल हैं। ठीक है, पता है ना आपको, ये ऑर्बिटल्स हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, या आप कॉन्टिन्यूटी में लिख सकते हैं, मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, 3d 4p, फिर आएगा आपका 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको 5d, आगे लिखती हूँ 6p 7s। जो एनर्जी ऑर्डर है वो इस साइड को 1s की सबसे कम एनर्जी, उससे ज़्यादा 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की। ये इस साइड को जो एनर्जी ऑर्डर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ऑर्डर है आपको बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, इस तरह से याद होना चाहिए, बिना रुके बिना लिखे। ठीक है, एक तो ये आपने याद करना है, दिस इज द एनर्जी ऑर्डर फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों ये ऑर्डर हो जाता है? क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आ जाते हैं बीच में, उस वजह से। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम एक रूल स्टडी करेंगे, बोहर-ब्यूरी रूल। कई बार बोहर-ब्यूरी रूल आता है, एक एक नंबर में आपका पूरा पेपर होता है, तो ये बोहर-ब्यूरी रूल, इसका एक पार्ट क्या है कि अगर n plus l, you know that what is n, principal quantum number, and l is the azimuthal या एंगुलर क्वांटम नंबर। फॉर एन ऑर्बिटल, मैं आपको इस स्टेटमेंट लिख के भेज दूंगी, फॉर एन ऑर्बिटल इफ वैल्यू ऑफ n plus l इज लोअर हैविंग लोअर एनर्जी। मतलब क्या हुआ, मतलब समझ लो आप इसका, मान लो मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, उसके लिए मैंने n plus l की वैल्यू कैलकुलेट की, जिसके लिए इसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ पे मैंने 4s और 3d, ठीक है, ये है लिखा हुआ 4s और 3d। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है, तो इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द बोहर-ब्यूरी रूल। इसका फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर n plus l की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, 4s के लिए n की वैल्यू कितनी है 4, और s की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू सॉरी s के लिए 0, तो कितनी आ जाएगी n plus l की वैल्यू 4, और इसके लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई, सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो कितनी आ गई यहाँ पे 5, तो n plus l की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा हुई, इस ऑर्बिटल के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4s। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल हैं जिनके लिए n plus l की वैल्यू जो है इक्वल है। ये पहले पार्ट तो आ गया ना समझ, जिसके लिए कम वैल्यू है उसकी कम एनर्जी होगी। अगर मान लो इक्वल है n plus l की वैल्यू, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जिसके लिए अब अगर ये बराबर है तो हम n की वैल्यू कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू जिसके लिए कम आएगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो इसके लिए भी हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे। लेट द एग्जाम्पल, जब भी आपको ये आएगा प्रिंसिपल बोहर-ब्यूरी रूल, तो आपने एग्जाम्पल जरूर देने हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे इलेबोरेट कर रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, 4f और 5d का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, 4f 5d। तो 4f के लिए क्या होगा, n plus l, 4 plus 3 दैट इज इक्वल टू 7, और 5d के लिए क्या होगा 5 plus 2 दैट इज इक्वल टू 7। अब दोनों के लिए बराबर आ गए। पहले तो मैंने बोला कि जिसके लिए कम वैल्यू होगी उसकी एनर्जी कम होगी, या तो बराबर आ गए, कैसे डिसाइड करेंगे, देन वी विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ n। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके लिए कम है, 4f के लिए, 4 है ना वैल्यू, तो 4f की एनर्जी कम होगी 5d से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो 4f की एनर्जी कम है 5pc, ठीक है। तो दिस इज द बोहर-ब्यूरी रूल। इसके दो पार्ट हैं, आपने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है, समझा मैंने दिया आपको, ठीक है। नाउ कैसे हमने ऑर्बिटल, अब मेन जो फोकस है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी जो हैं वो एक्सप्लेन होते हैं। तो मेन फोकस क्या है अब हमारा, मेन फोकस है कि अब हमने किस तरह से फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी किसी भी फ्लैट में चला जाता है, ऐसा होता है नहीं। जो जिसको अलॉट जो हुआ होता है, जो जिसने खरीदा होता है, जिसके लिए पेमेंट की होती है, उसी घर में हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी अपनी मर्जी से नहीं चले जाएंगे। तब तो ऐसा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को बड़ा ही घर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो अपने बड़े ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली हम उनको फिल करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे दो स्टेट्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट हम स्टडी करेंगे। एक्साइटेड स्टेट ये हम ह्यूमन नेचर में होता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है नॉर्मल स्टेट, जो हम 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम जिस स्टेज पे होते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन बहुत बारी क्या होता है, आपने पेरेंट्स का भी बिहेवियर देखा होगा कई बार, ठीक है। और आजकल तो कोरोना की वजह से घरों में हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है। तब क्या करते हैं पेरेंट्स, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो हर टाइम भी गुस्सा थोड़ी रखते वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए फिर नॉर्मल स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है। या आप भी रोना शुरू कर देंगे, जिद कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन नॉट द नॉर्मल स्टेट, दैट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट। जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो उसका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है, ठीक है। क्यों, नॉर्मल स्टेज में तो इतना नहीं होता एनर्जी लेवल, जब गुस्सा आया होता है ना, तो जोश से, जैसे यू कैन ऑल्सो फील, आपने भी कभी फील किया, आपको भी कभी किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप भी मैच्योर हो, तो आपने भी कभी अपने छोटों के ऊपर कभी गुस्सा किया होगा। ये गलत बात है, लेकिन ह्यूमन नेचर है। तो क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल ऑर्बिट में है, जो उसको अलॉट हुआ है, जिसमें उसको होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। पर मान लो उसको एनर्जी सप्लाई की, तो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम कहाँ पे फिल करने, हमने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में, दैट इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। तो क्या रूल हैं वो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।